सुनो, वह पॉलिसी वाली अटैची को लाना जरा। रीमा सुन रही हो? विवेक ने बैठक से पत्नी को आवाज लगाई। क्या कह रहे हो? मुझे किचन में कुकर की सीटी के बीच कुछ सुनाई नहीं दिया। फिर से कहो। रीमा अपने गीले हाथों को तौलिए से पोंछते पोंछते ही बैठक में आ गई। वह अटैची देना जिसमें बीमे की फाइलें रखी है। वैसे तुम कहीं भी रहो, कोई न कोई तुम्हें देखकर सीटी जरूर बजा देता है। विवेक पत्नी को देख मुस्कुराते हुए बोला, फालतू की बातें न करो, वैसे ही कितना काम पड़ा है। तुम्हें ये काम भी अभी करना था। रीमा झुंझला पड़ी। ये काम भी तो जरूरी है। जो पॉलिसी मैच्योर हो रही है उसका क्लेम ले लूंगा। तो सुनो, कोई हॉलिडे पैक ले, कहीं घूमने चलते हैं। और रिनी की शादी का क्या प्लान है तुम्हारा? रीमा की बात सुन विवेक ने पूछा, अभी 22 साल की ही तो हुई है, अभी 2-3 साल और है हमारे पास। उसके बाद कौन सी खजाने की चाबी हाथ लगने वाली है। जो भी पैसा है वो सब पॉलिसी, शेयर, FD के रूप में बस यही है। विवेक के अटैची खोलते हुए कहा, अब चाहे खुद सेकंड हनीमून मना लो या बच्चों का घर बसा दो, 1-2 साल बाद तो रोहन बेटा भी शादी लायक हो जाएगा। विवेक कागजों को उलटते पलटते बोला, अरे हाँ, कल छोटू भी मिला था जब मैं ऑफिस से निकल रहा था। बड़ा चुप चुप सा था, पहले कितना हंसी मजाक करता था। चलो अच्छा है, उम्र के बढ़ने के साथ थोड़ी समझदारी भी बढ़ गई उसकी। रीमा कुछ न बोलकर चुपचाप रसोई में आ गई। फिर काम करते हुए सोच में पड़ गई कि समय कितनी तेजी से बीतता है। इसका आभास सिर्फ बीते पलों को याद करने पर ही होता है। उसकी शादी को भी तो 27 साल हो गए। जब शादी तय हुई थी तो मात्र 19 वर्ष की थी। सगाई से विवाह के बीच के 6 माह उसे कितने लंबे लगे थे। विवाह करूं या न करूं सोच सोच कर पगलाने लगी थी। जहां एक और विवेक का व्यक्तित्व अपनी ओर आकर्षित करता, वहीं अपने लखनऊ शहर से मीलों दूर कानपुर के एक छोटे कस्बे की कस्बाई जिंदगी और उसका संयुक्त परिवार उसके सुनहरे सपनों में दाग की तरह छा जाता। अपने सपनों के साथ अपनी अधूरी पढ़ाई के बीच विदा हो वह ससुराल आ गई। यहाँ के घुटन भरे माहौल से निकलने का एक यही रास्ता बचा था उसके पास कि वह अपनी पढ़ाई पूरी कर ले। बस इसी बहाने मायके का रुख करने लगी। स्नातक की पढ़ाई खत्म कर कंप्यूटर डिप्लोमा में दाखिला ले लिया। विवेक ने उसे भरपूर आजादी दे रखी थी। जहां विवाह के 4 वर्ष पूरे हुए उसकी झोली में स्नातक डिग्री के साथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर और 2 नन्हे मुन्ने रोहन और रिनी भी आ गए। ससुराल में 2 जेठ जेठानियां, उनके 4 बच्चे, सास ससुर, एक घरेलू नौकर समेत कुल 14 सदस्य एक बड़े से घर में एक छत के नीचे जरूर थे, मगर एक साथ नहीं। सांझा चूल्हा भी इसीलिए जल रहा था क्योंकि अनाज, दूध, घी, दही, सब्जियां सभी तो अपने घर की ही थी। तो पेशी के लिए ससुर जी की पेंशन व घर खर्च के नाम पर चंद रुपए सास को पकड़ा कर उनके बेटे निश्चिंत हो जाते। बहुओं में सारा झगड़ा काम को लेकर रहता। वह फटाफट रसोई का काम निपटा कर घर आए मेहमानों का भी स्वागत सत्कार बहुत सम्मान के साथ करती। मोहल्ले में उसकी बड़ी तारीफ होने लगी तो दोनों जेठानियां एक तरफ हो उसके काम में तरह तरह की नुक्स निकलने लगी। इसी बीच विवेक का ट्रांसफर हेड ऑफिस दिल्ली हो गया। तब वह बहुत खुश हुई थी कि चलो अब तो कहीं अपने हिसाब से जिंदगी बिताएगी। किंतु विवेक ने ये कहकर साफ मना कर दिया कि दिल्ली में मकान, बच्चों के स्कूल सभी कुछ इतना आसान नहीं है। तुम्हें बाद में ले जाऊंगा। विवेक दवा कंपनी में एरिया मैनेजर था। रीमा फिर से एक बार मन मार कर रुक गई। फिर जब ससुराल के पास ही एक नया स्कूल खुला तब स्कूल में बच्चों के एडमिशन के साथ ही उसे भी कंप्यूटर टीचर की जॉब मिल गई। विवेक ने हमेशा की तरह उसे प्रोत्साहित ही किया। अब तो दोनों जेठानियों ने सास के कान भरने शुरू कर दिए कि घर के काम से बचने के लिए स्कूल चल दी महारानी। सास को सुबह शाम की रोटी से मतलब रहता जिसे रीना समय पर दे देती। दोनों बच्चे अभी छोटे ही तो थे। रोहन 4 साल का और रिनी 3 साल की। दोनों को स्कूल में दाखिल करा दिया। अब वह निश्चिंत थी, मगर घर का माहौल जमे पानी सा सड़न पैदा करता। ऐसे में छोटू की हंसी मजाक भरपूर बातें उसे ठंडी ताजी हवा के झोंके सी लगती। छोटू मतलब बलवीर सिंह, इस नाम से उसे कोई नहीं पुकारता था। पूरे मोहल्ले का प्रिय समाज सेवक। बस पढ़ाई लिखाई में मन न लगता, नहीं शांति से घर में बैठ पाता। किसी को बाइक से सब्जी मंडी पहुंचा देता तो किसी की बहू को कार से हॉस्पिटल। उसकी डिलीवरी के समय भी दोनों वक्त छोटू की कार काम आई थी। छोटू तो अपने पिताजी के रिटायरमेंट के बाद का घोषित ड्राइवर हो गया था। घर में उससे बड़े 2 भाई और भी थे, मगर वे भी कार नहीं चला पाते थे। फिर जब दिन भर छोटू घर भर के कामों के लिए गाड़ी दौड़ा ही रहा था तो उन्होंने भी ड्राइविंग सीखने की जहमत न उठाई। 6 फुट लंबा तगड़ा जीन्स और टी-शर्ट पहने, आंखों में धूप के चश्मे के साथ हाथ जोड़ विनम्रता से जिसके भी आगे खड़ा हो जाता वही गदगद हो जाता। उसकी ससुराल तो दिन भर में एक चक्कर जरूर लगा जाता। अक्सर रीमा को छेड़ता, भाभी आपकी उम्र और मेरी उम्र बराबर ही होगी, लेकिन आपको देखो कभी खाली बैठे नहीं देखा और मैं हर वक्त खाली रहता हूँ, तो कोई काम क्यों नहीं करते, स्कूल ही ज्वाइन कर लो। वाह भाभी, खुद तो 2 बार में इंटर पास कर पाया हूँ, दूसरों को क्या पढ़ाऊंगा। प्राइवेट स्नातक कर लो, आजकल तरह तरह के कंप्यूटर कोर्स भी हैं, तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑप्शन मिल ही जाएगा।
ठीक है, आप ही कंप्यूटर पढ़ने में मदद करेगी तो मैं ज्वाइन करने की सोचूंगा। अरे वहाँ बहुत अच्छी तरह बताते हैं, प्रैक्टिकल भी कराते हैं। फिर भी कुछ समझ ना आया करे तो आकर पूछ लिया करना। मैं जानता हूँ कि आप कभी मना नहीं करेगी। आप है ही बहुत स्वीट। वह हंस पड़ी। आपको पता भी है कि आपकी हंसी कितनी कातिलाना है। मैंने तो आपको शादी के बाद जब हंसते हुए देखा था तो देखता ही रह गया था। विवेक भैयाजी से बड़ी जलन हो गई थी मुझे। तुम कुछ भी कैसे बोल देते हो? रीमा नाराजगी से बोली। सच कह रहा हूँ भाभी, आपकी हंसी और आपकी इन आँखों को जो कोई एक बार देख लेता होगा वह जिंदगी भर नहीं भूल सकता होगा। बस ज्यादा मक्खन न लगाओ। अब अपना कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन करने के बाद ही मेरा सिर खाने आना। रीमा ने उसे टालना चाहा। अरे आप मजाक समझ रही हैं क्या? मैं एकदम सच कह रहा हूँ। आपने क्या फिगर मेंटेन किया है? आपको तो कोई भी 2 बच्चों की माँ तो दूर मेरिट भी नहीं समझ सकता। बिल्कुल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट लगती है। हो गया पूरा पुराण। चलो अब घर जाओ अपने। वो रुखाई से बोली। फिर भी छोटू मुस्कुराते हुए एक गहरी नजर से उसे निहार गया। अपनी तारीफ किसे अच्छी नहीं लगती। रीमा अपने बेडरूम में लगे आदमकद आईने के आगे खड़ी हो गई। बदन में जो चर्बी बच्चों के पैदा होने पर चढ़ गई थी वह दिन भर की भागदौड़ में कब पिघल गई पता ही न चला। उसकी शादी न हुई होती तो वह भी अपनी सहेली सुमन की तरह पीएचडी करने कॉलेज जा रही होती। क्या गलत कहा छोटू ने, पर वह तो घर गृहस्थी की बेड़ियों में जकड़ी है। कॉलेज लाइफ की उन्मुक्त जिंदगी उसके हिस्से में नहीं थी। मन महसूस कर रह गई। सुमन ने ही उसे बताया था कि तुझे होली में बड़ा बढ़िया टाइटल मिला था। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। तेरी अचानक शादी का तो बेचारे क्लासमेट्स को पता ही न था। कितने दिल तोड़े तूने, कुछ पता भी है? जब दोबारा कॉलेज ज्वाइन किया था तब उसे ऐसी कितनी बातों से दो चार होना पड़ा था। शशि उसे देख उछल पड़ी थी कि अरे मेरी लाडो जीजाजी के साथ कैसी छन रही है। कुछ पढ़ाई भी की तुमने? उसे अपने विवेक के साथ बिताए अंतरंग पल याद आ गए और उसका मुखड़ा शर्म से गुलाबी हो गया, मानो उसके बेडरूम में वे सभी अचानक प्रविष्ट हो गई हो। अरे इसे देखो क्या रूप निखर आया है, सुमन ने छेड़ा। ये सुन अनीता चहक कर बोली, मेरी शादी होगी ना तब देखना मेरा रूप। सभी उसके बड़बोलेपन पर हंस पड़े। कभी कोई परीक्षा कक्ष में कोई छेड़ देता, क्यों तेरी ससुराल में सास ससुर सब साथ रहते हैं क्या? वह झुंझला कर बोल पड़ती, कुछ नहीं पड़ा है यार, जो थोड़ा बहुत याद है उसे भी तुम लोगों की बकवास सुनकर भूल जाऊंगी। फिर एक गहरी सांस ली उसने कि बीती बातें क्या याद करनी, पर मन था कि भटक कर उन्हीं लम्हों में जा पहुंचा। उन्हीं दिनों मायके में उसकी चचेरी बहन का विवाह तय हो गया। तब अपनी शादी के 5 वर्षों के बाद पहली बार उसने ब्यूटी पार्लर का रुख किया था। विवेक के लाख मना करने पर भी बालों को एक नया आकार दिया। इतनी तैयारी तो अपने विवाह के पूर्व भी न की थी। शायद वह अपनी दबी हसरतों को इस मौके पर पूरा कर लेना चाहती थी। हुआ भी वैसा ही। विवाह के दिन जब वह अपने शादी के लहंगे में सज धज कर विवेक के सम्मुख खड़ी हुई तो वह बौखला सा गया। इतना सजने धजने की क्या जरूरत थी? कोई तुम्हारी शादी है क्या? न हो, मेरी बहन की तो है और वह भी मुझसे बस 1 साल छोटी है। कितने सारे कॉमन फ्रेंड हैं हमारे, आज सब मिलेंगे वहाँ पर। और ये मम्मी पापा बच्चे सब कहाँ हैं? उसने हैरानी से पूछा। तुम्हें अपने बनाव श्रृंगार से फुर्सत नहीं थी? वे सभी टैक्सी कर चले गए। कह गए तुम दोनों बाइक से और घर को लौट कर आ जाना। तो चलो फटाफट, उसने उतावलेपन से कहा। पहले बाइक की चाबी तो लेकर आओ, वहीं ऊपर तुम्हारे बेडरूम में है। उसका बेडरूम अब भी उसी के नाम से था। मायके की कितनी यादें जुड़ी हैं इस कमरे से रीमा की। अभी भाई की शादी नहीं हुई है तो पूरे घर में उसे अपना ही राजपाट दिखाई देता है। तुम ले आओ ना प्लीज, ये लहंगे में सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है। उसने लहंगे को सोफे पर फैला कर बैठते हुए कहा। तो यहीं बैठी रहो, मुझे नहीं पता कि तुमने बाइक की चाबी कहाँ रखी है। विवेक भी वही सोफे पर बैठते हुए बोला। रीमा एक झटके से उठी और लहंगे को संभालते बड़बड़ाते हुए सीढ़ियाँ चढ़ने लगी कि अपनी बहन की शादी होती तो साहब सबसे पहले पहुँच जाते तोरण बांधने। मेरे मायके की शादी है तो जितना नाटक करे उतना ही कम है। चाबी बेड पर ही रखी थी, जैसे ही उठाकर पलटी एक झटके में विवेक ने उसे बाहों में भर बेड पर गिरा दिया। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती उसके होंठ पर विवेक ने अपने प्यार का ताला जड़ दिया। किसी तरह खुद को अलग कर बोली, मेरा सारा मेकअप खराब कर दिया तुमने। ये सब बंद करो, वहाँ सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। करने दो इंतजार सबको, पर मुझसे इंतजार नहीं होगा। विवेक उसके कान में फुसफुसाया। रीमा अपनी बेकाबू धड़कनों को संभालते हुए बोली, अभी चलो प्लीज, हम जयमाला होते ही लौट आएंगे। नहीं, पहले प्रॉमिस करो। तुम मायके में इतनी रम जाती हो कि फिर कुछ याद नहीं रहता। विवेक अपनी बाहों के घेरे को और तंग करते हुए बोला। पक्का प्रॉमिस के कर रीमा खिलखिलाई तो विवेक ने एक बार फिर से उसकी लिपस्टिक बिगाड़ दी। चलो हटो, वहाँ शादी हो रही है और यहाँ। उसने विवेक को अपने से दूर करते हुए कहा। शादी में भी जयमाला के बाद विवेक की घर चलो की जिद ने रीमा का कितना मजाक बनाया था। वह सबको सफाई देते देते थक गई थी कि ये आज सुबह ही दिल्ली से आए हैं। सफर में नींद पूरी नहीं हुई है, मगर सभी मुंह दबाकर हंसते रहे। उसे अच्छी तरह समझ आ गया कि विवेक को उसके श्रृंगार को लेकर इतनी आफत क्यों आई थी।
दरअसल वह चाहता ही नहीं था कि उसके अलावा किसी की नजर उस पर पड़े, लेकिन उसके मुंह से कभी तारीफ के शब्द नहीं निकलते। कितना सूनापन लगने लगा था। विवेक के दिल्ली जाने के बाद दिन तो स्कूल, बच्चों, रसोई में बीत जाता, मगर रात बहुत लंबी लगती। फोन तो रोज ही आता, मगर तब लैंडलाइन फोन होने के कारण कभी माँ कभी पिताजी ही बात कर फोन रख देते। अगर रीमा ने उठाया तब तो ठीक, वरना वे उससे बताकर मुक्ति पा जाते कि विवेक का फोन आया था। उस दिन फोन पर विवेक ने बताया कि वह मंगलवार को 12 से 1 के बीच घर पहुंच जाएगा, अतः तुम स्कूल से आधे दिन की छुट्टी लेकर आ जाना। बच्चे स्कूल बस से बाद में अपने आप आ जाएंगे। उसका उतावलापन सुनकर वह बोल पड़ी, दिन के बाद रात तो आ ही जाएगी। तब विवेक गुस्से से बोला था, रहने दो तुम, अब मैं बाद में छुट्टी लूंगा। अच्छा नाराज न हो, मैं हाफ डे ले लूंगी। उसने कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ा कर कहा। कमरे में कोई मौजूद नहीं था। उसे झुंझलाहट हो आई कि फोन तो घर के चौराहे पर रखा है और लाट साहब को रोमांस सूझता है। उस दिन उसने सुबह ही घर में बता दिया था कि लंच टाइम तक ये आ जाएंगे। स्कूल में मासिक परीक्षा चल रही है, अतः स्कूल जाना जरूरी है। स्कूल ने प्रिंसिपल से कहा कि घर में फंक्शन है, आज फिर जल्दी जाना है। कंप्यूटर प्रैक्टिकल परीक्षा पहले 4 पीरियडों में ही निपटा दी। छुट्टी की मंजूरी मिलते ही तुरंत स्कूल के गेट तक पहुंच गई। तभी न जाने कहां से भटकता आ गया। बोला, घर जाना है क्या? आइए मैं छोड़ देता हूँ, और फिर अपनी बाइक उसके आगे लाकर खड़ी कर दी। उसे खुद घर जाने की जल्दी थी। कहीं देर हो गई सवारी ढूंढने के चक्कर में तो विवेक फिर से गुस्से से लाल पीला हो जाएगा। क्या सोच रही है? आज जल्दी कैसे आ गई स्कूल से बाहर? तबीयत ठीक नहीं है? अरे भाभी, अपना ख्याल रखा करो, बाइक स्टॉप करते हुए बोला। आप एकदम भोली हो, वहाँ तो भाई गुलछर्रे उड़ा रहा होगा और आप यहाँ अपने को कितना व्यस्त रखती हो। क्या गुलछर्रे उड़ाते होंगे बेचारे, न धन का खाना न देखभाल, घर से दूर हमारे लिए ही तो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। 4 पैसे बचेंगे तो हमारे बच्चों के भविष्य के ही काम आएंगे। कभी न वही घिसी पिटी बात। वहाँ नाइट क्लब होते हैं, खूब शराब और शबाब का दौर चलता है। वहाँ किसे अपनी बीवी याद आएगी। फिर उसका मन हुआ कि वह छोटू को बता दे कि उसका पति घर में कितनी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा है। इन सब चक्करों से वह कोसों दूर है, वरना आज उसे यो झूठ का सहारा लेकर आधे दिन की छुट्टी लेकर घर नहीं भागना पड़ता। पत्नी पति के हर परिवर्तन को झट भांप लेती है, मगर उसने छोटू की बातों को कोई तवज्जो नहीं दी। आओ चाय पी कर जाना, उसने अपने घर के गेट के आगे उतरकर छोटू से औपचारिकता निभाने को पूछा। नहीं फिर कभी, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर आऊंगा। मुझे आपसे कंप्यूटर की कुछ कमांड समझनी है। ठीक है, अगले हफ्ते आना, अभी बच्चों के टेस्ट चल रहे हैं। जो हुक्म स्वीट भाभी। अपनी खीसे निपोड़ता हुआ बाइक को एक झटके से मोड़कर वापस चला गया। टीना ने चैन की सांस ली कि अगर अंदर आ जाता तो विवेक के प्रोग्राम का क्या होता। सास ससुर बरामदे में ही बैठे मिल गए। आज जल्दी आ गई, विवेक आया है इसलिए। अरे हमारे साथ भोजन पानी कर लिया उसने, तुझे इतनी चिंता क्यों हो गई? ससुर ने कटाक्ष किया। वह कुछ न बोलकर सिर झुकाए अपने कमरे की ओर बढ़ गई। अरे बहू, वह तो सो भी गया होगा, अब तक तू हमारे लिए चाय बना। कमरे में विवेक करवटें बदल रहा था। उसे देखते ही खींचकर अपने सीने से लगा लिया, मानो वह उससे सदियों के बाद मिल रहा हो। कितने दिन बीत गए हैं पता है? अपनी गर्म सांसें उसके चेहरे पर टिकाते हुए विवेक ने कहा। हाँ, पूरा 1 महीना। वह मुस्कुराए। विवेक ने उस पर अपने प्यार की बारिश कर दी। अब तुम सोओगी क्या? विवेक ने अपनी तृप्त आंखों से एक नजर उस पर डालते हुए कहा। नहीं, नहाने जा रही हूँ, बच्चे भी आते होंगे। देखना अभी तुम्हारी दोनों भाभियाँ मेरा कितना मजाक बनाने वाली हैं। टीमा हंसकर बोली। उन्हें क्या पता कि तुमने क्या गुल खिलाए हैं? विवेक उसके हाथों को सहलाते हुए बोला। हाँ, एक तुम ही तो हो कामदेव, बाकी तो सब अज्ञानी है। छोड़ो मुझे, तुम अब चुपचाप सो जाओ, मैं नहा कर चाय बनाती हूँ। 1 घंटा पहले ही ससुर फरमाइश कर रहे थे। उस दिन सुबह से लेकर शाम तक कितने झूठ बोलने पड़े थे उसे। बच्चों को भी उससे जल्दी आने की अलग से सफाई देनी पड़ी। ठीक 1 हफ्ते के बाद छोटू आ धमका, अपनी किताबें उठाए उसके बेडरूम में ही प्रवेश कर गया। विवेक वापस जा चुका था। दोनों बच्चे बाहर खेल रहे थे। वह अपनी कपड़ों की अलमारी ठीक कर रही थी। उसे देखकर चौंक पड़ी। बोली, चलो बाहर बरामदे में बैठकर पढ़ाई करते हैं। हाँ, बाहर ही बैठ जाएंगे, वैसे आपका बैग भी बड़ा शानदार है। उसने बेड पर बैठते हुए कहा। अकेले तो ऐसे गैदों पर भी नींद नहीं आती होगी ना? रीमा कोई जवाब न देकर कमरे से बाहर आ गई तो छोटू को भी पीछे पीछे आना पड़ा। अरे भाभी, मैं तो मजाक कर रहा था, आप नाराज ही हो गई। जब से विवेक गए हैं तब से छोटू का मजाक कुछ ज्यादा ही सीमा लांघने लगा है। जितना उससे बचने की जुगत बैठा थी, उतना ही कोई न कोई काम पर ही जाता। एक दिन रिनी सीधे उसे लुढ़क गई। उस दिन भी उसी की कार से हॉस्पिटल भागी। सिर्फ 3 टाँके उसके माथे पर आए थे, मगर वह खून देखकर कितना घबरा गई थी। ऐसे में छोटू ने ही अपनी पहचान के डॉक्टर से तुरंत सब काम करवा दिए थे। एक दिन आकर बोला, मैं बीमा पॉलिसी का एजेंट बन गया हूँ। एक पॉलिसी तो आपको लेनी ही पड़ेगी। रीमा ने रिनी के नाम से ले ली। जानती थी जब तक ले नहीं लूंगी तब तक पीछा नहीं छुड़ेगा। तब वह बहुत खुश हो गया। ये हुई न बात स्वीट भाभी। भैया कब आ रहे हैं? उसने पूछा।
इस पर रीमा तुनक पड़ी, तुझे क्या काम याद आ गया उनसे? मुझे आपकी तन्हाइयाँ देखकर बहुत दुख होता है। ये भी कोई उम्र है तन्हा रहने की? तो क्या करूँ, सबकी अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं। अरे आप चाहो तो ऐश कर सकती है। वह कैसे? उसने जानबूझकर छोटू के मन की थाह लेने को पूछा। अरे भाभी, आपके पास तो डबल लाइसेंस है, मुझे लेने के लिए कौन से लाइसेंस? आज वह सब कुछ साफ कर लेने के मूड में थी। एक तो आप मैरिड हो, दूसरा फैमिली प्लानिंग भी कर चुके हो। अब तो आप आजाद हो, आकाश में उड़ते पंछी की तरह। इसका क्या मतलब है? मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हारी यही मासूमियत तो पागल कर जाती है भाभी। अरे जैसे भाई दिल्ली में दूसरी लड़कियों के साथ मौज करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे साथ मजे ले सकती हो। यह मेरा अपने पति को धोखा देना नहीं कहलाएगा क्या? उसने अपने क्रोध को दबाते हुए पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो बस थोड़ा सा टाइम पास होता है, जैसे तुमने एक फिल्म देखी हो बस। फिल्म खत्म, तुम अपने घर में अपने घर। अभी तुम्हारी शादी तो नहीं हुई है ना, इसलिए तुम इस रिश्ते का महत्व नहीं जानते। जब तुम्हारी शादी होगी तब मैं तुमसे कहूँ कि एक फिल्म अपनी बीवी की विवेक को दिखा दो तो तुम्हें कैसा लगेगा? अरे मैं इतना दकियानूसी नहीं हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरी बीवी क्या करती है। छोटू खिसिया कर बोला। तो ठीक है, जब तुम अपनी बीवी को इतनी आजादी दोगे तब मैं तुम्हें मान जाऊंगी, रीमा ने उसे चुनौती देते हुए कहा। साल भर बाद ही वह विवेक के साथ कानपुर चली गई। विवेक को भी दिल्ली के मुकाबले कानपुर रास आ गया। एक दिन अचानक छोटू का फोन आ गया। क्या बात है, बड़े दिनों के बाद याद आई हम लोगों की? रीमा ने आश्चर्य से पूछा। क्या भाभी, आप लोग मेरी बारात में भी शामिल नहीं हुए? उसने नाराजगी दिखाई। तुमने हमें कार्ड ही नहीं भेजा। खैर कोई बात नहीं, तुम्हें और तुम्हारी दुल्हन को बहुत सारी शुभकामनाएं। भाभी, आपसे एक काम था इसीलिए फोन किया था। वह मेरी वाइफ का बीएड का रिजल्ट आ गया है, उसे कानपुर कॉलेज में दाखिला लेना है। आपकी नज़र में कोई अच्छा सा घर हो तो देखना। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। घर की तुम बिल्कुल चिंता न करो, यहाँ हमारे पास 3 बेडरूम सेट है, तुम लोगों को कोई असुविधा नहीं होगी। अब फटाफट आ जाओ, तुम निश्चिंत रहो, यहाँ तुम्हारे भाई तो है ही, उसकी देखभाल को। खटाक की आवाज के साथ फोन कट गया। छोटी की बीवी शायद उनके घर नहीं रहने आएगी। रीमा हंस पड़ी कि वह तो सिर्फ मजाक कर रही थी और छोटू डर गया। क्या बात है, अकेले अकेले क्यों हंस रही हो? विवेक रसोई में रखे फ्रिज से पानी की बोतल निकालते हुए बोला। सुनो, छोटू से जो जीवन बीमा की पॉलिसी ली थी वो कब पूरी होगी? अगले साल 2 लाख मिलेंगे, वे सब बिटिया की शादी के बजट में काम आएंगे। पर तुम क्यों पूछ रही हो? चलो, कोई तो काम अच्छा किया छोटू ने। कौन सा काम गलत किया उसने, मुझे भी बताओ, विवेक ने आश्चर्य से पूछा। मैंने ये तो नहीं कहा कि उसने कोई गलत काम किया। तुम औरतों से बात करना मतलब मुसीबत मोल लेना होता है। हाँ, तुमने एकदम सही बात की, कह रीमा खिलखिला उठी। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही कहानी आपको आगे भी मिलती रहे। और आज की इस कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।